पानी की धार कैसे किसी हथियार से ज्यादा तेज हो सकती है। खबरदार में आज हम सबसे पहले इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे और आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान के पापों का बदला कैसे पानी से लिया जा सकता है। यह पाकिस्तान की जान सुखा देने वाला वो हथियार है जिसका डर पाकिस्तान को पहले से ही सता रहा है। तो आज पूरे देश में उस सिंधु जल समझौते को फाड़कर फेंक देने की बात हो रही है जिसे पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जाता है। जो बंधे हुए हाथ हैं वो हिंदुस्तान को फ्री करने चाहिए। क्यों दुश्मन देश के लिए आपने बड़ी नदियां रिजर्व की हैं? क्यों आप दुश्मन देश के लिए आपने 80% से ज्यादा पानी रिजर्व किया हुआ है? हमें इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया क्या कह रही है? इस समय दुनिया कोई आ रहा है मदद करने हमको कि अच्छा उरी में पाकिस्तान ने बहुत गलत किया तो हम पाकिस्तान से अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं या पाकिस्तान के साथ हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। दुनिया में कौन सा देश भारत जैसा हो सकता है जो पड़ोसी देश को पूरी उदारता से पानी दे और इस पानी के बदले में पड़ोसी देश खून बहाने वाले आतंकवादी भेजे। उरी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का सबसे बड़ा हथियार वो पानी है जिस पर पिछले 56 साल से पूरा पाकिस्तान पल रहा है। आज सिंधु नदी जल समझौते पर सवाल उठ रहे हैं जिस पर 1960 में साइन किए गए थे। जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है ये दुनिया की सबसे जेनरस वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। इस ट्रीटी में 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान के लिए रिजर्व्ड है। हिंदुस्तान के नदियों का पानी अधिकतर पाकिस्तान के यूज के लिए है। तो इस तरह की ट्रीटी कभी कोई देश ने साइन नहीं की कि दुश्मन देश के लिए 80% से ज्यादा पानी ट्रीटी ने रिजर्व किया। ये कभी इतिहास में नहीं हुआ। ये सिंधु नदी जल समझौता ही है जिसकी वजह से सिंधु, चिनाब, झेलम, व्यास, रावी, सतलज भारत के ऊपरी हिस्से में बहने वाली इन 6 नदियों का हर साल 80% पानी पाकिस्तान को पिछले 56 साल से मिलता रहा है, जबकि भारत के हिस्से में इन नदियों का 20% से भी कम पानी रह जाता है। खासतौर पर भारत से बहकर जाने वाला सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। यहाँ पर जो चिनाब रिवर है, इस रिवर से यहीं से पाकिस्तान को पानी जाता है और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से जो पानी पाकिस्तान को जाता है। और अगर यहाँ से या पीछे से बगलियाल हाइड्रो प्रोजेक्ट से या कहीं से भी पानी बंद कर दिया जाता है तो ये नदी में जो पाकिस्तान को जो है पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी और पाकिस्तान में क्राइसिस आ जाएगी, यानी कि पानी की लड़ाई शुरू हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो बड़ी नदियां हैं इंडस सिस्टम में, जैसे चिनाब हो या झेलम हो या इंडस हो, ये सारी जो बड़ी नदियां हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव यूज के लिए रिजर्व्ड हैं। जो बंधे हुए हाथ हैं वो हिंदुस्तान को फ्री करने चाहिए। क्यों दुश्मन देश के लिए आपने बड़ी नदियां रिजर्व की हैं? क्यों आप दुश्मन देश के लिए आपने 80% से ज़्यादा पानी रिजर्व किया हुआ है? ये कोई लॉजिक नहीं है। जब दुश्मन देश आपके खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो आप अभी भी ये वाटर जनरोसिटी दिखा रहे हैं उसकी तरफ, ये अगेन लॉजिकल नहीं है। सवाल यही है कि क्या भारत से पाकिस्तान को जाने वाला नदियों का पानी बंद कर देना चाहिए और बिना हथियार, बिना जंग पाकिस्तान की सारी अकड़ ठिकाने लग जाएगी। पाकिस्तान को पानी वाला डर पहले से ही सता रहा है। सवाल यही है कि क्या भारत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को खारिज करने की हिम्मत दिखाएगा या उदारता से पाकिस्तान को पानी देता रहेगा, जबकि पाकिस्तान आतंकी भेजकर उरी जैसे हमले करवाता रहेगा। हमने पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से भी बात की है। पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद करें? पाकिस्तान से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आतंकवाद के। और इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति अपने हित में बनानी पड़ेगी, दुनिया के हित में नहीं। और भारत में कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई भारत बड़ा महान देश है, बहुत विशाल देश है, हम बड़े पावर हैं, हमको जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने का मतलब है कि पिटते रहो। अमेरिका तो नहीं ऐसा करता है, वो तो लोगों के घर में घुस के मारता है।
अगर भारत सिंधु नदी जल समझौते को खारिज करता है और पाकिस्तान को नदियों के पानी वाले टैप को बंद करता है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा? इस सवाल का भी जवाब है। और जो की प्रोविजंस हैं वो पाकिस्तान नहीं मानता सिमला ट्रीटी के। तो जब सिमला ट्रीटी नहीं रही तो इंडस ट्रीटी क्यों रहनी चाहिए? दूसरी बड़ी बात है कि 30 साल से पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर वेज कर रहा है। प्रॉक्सी वॉर से जो फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस हैं इंटरनेशनल लॉ में वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में कोई भी देश ट्रीटी से विड्रॉ कर सकता है अगर सिचुएशन फंडामेंटली चेंज हो जाती है। भारत का पक्ष यही है कि कोई भी समझौते आपसी विश्वास से चलते हैं, लेकिन आपसी विश्वास के बजाय अगर पीठ पर बार बार वार किए गए आतंक फैलाया जाए तो किसी भी समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। और आइए अब हम आपको सिंधु नदी जल समझौते के बारे में विस्तार से समझाते हैं। 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दुनिया में पानी के बंटवारे पर ऐसा पहला समझौता कभी नहीं हुआ जहां नदियों की ऊपरी धारा वाला देश यानी भारत नदियों की निचली धारा वाले देश यानी कि पाकिस्तान के लिए अपने हितों को बलिदान कर दिया। इस समझौते के अनुसार 6 नदियों में से सिंधु, चिनाब, झेलम के पानी में पाकिस्तान को 80.52% और भारत को 19.48% पानी मिलना हर वर्ष तय हुआ। भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने वाली खासतौर पर 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम से पाकिस्तान की 2,60,000 एकड़ खेती की जमीन और आधे से ज्यादा पाकिस्तान की प्यास बुझती है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके से लेकर उसकी पूरी खेती बारिश से ज्यादा सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर आधारित नहरों पर ही निर्भर है। अगर ये पानी पाकिस्तान को नहीं मिले तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु, चिनाब और झेलम पर बांध और पावर प्लांट नहीं बना सकता। अगर भारत को इन नदियों पर कोई भी परियोजना बनानी है तो उसे रन ऑफ रिवर प्लांट बनाने होंगे, यानी उनमें पानी का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके सिंधु जल संधि को खारिज करने की मांग की थी, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को पर्याप्त पानी और बिजली नहीं मिल पाती। एक अनुमान के अनुसार सिंधु जल समझौते से सिर्फ जम्मू कश्मीर को हर वर्ष 64,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके बावजूद भारत ने हमेशा अपना बड़प्पन दिखाया है, कभी सिंधु नदी जल समझौते को खारिज नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आतंक की सप्लाई करे और भारत उसको पानी की सप्लाई करे। अब यह सवाल यह है कि इस तरह की संधि आखिर मंजूर ही क्यों की गई थी, जिससे पाकिस्तान को भारत ने 3 नदियों का पानी अपने हितों का बलिदान करते हुए गिफ्ट कर दिया था। 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता तब किया गया जब चीन के साथ सीमा पर तनाव चल रहा था। भारत को यह लगा कि इस जल संधि से पाकिस्तान के मोर्चे पर शांति होगी और पाकिस्तान एहसान का बदला दोस्त बनकर चुकाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस संधि का एहसान चुकाना तो बहुत दूर की बात, 1962 के युद्ध में भारत की हार का फायदा उठाकर कश्मीर पर कब्जा करने का प्लान बना चुका था। कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से पाकिस्तान ने अचानक 1965 का युद्ध छेड़ दिया, लेकिन उसकी हर साजिश को भारत ने तोड़ कर रख दिया। 1965 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान से हमारे 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन ये भारत की उदारता थी कि कभी भी सिंधु नदी जल समझौते को तोड़ा नहीं गया। 2011 में अमेरिकी सीनेट की एक रिपोर्ट में सिंधु नदी जल समझौते को दुनिया का सबसे कामयाब जल समझौता या जल संधि कहा, जो कि 3 युद्धों के बावजूद कायम रहा। यही नहीं, जब भारत ने अपनी नदियों पर किशनगंगा, बगलेहार जैसी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए, पाकिस्तान इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चला गया। करगिल, संसद हमले और मुंबई हमले के दौरान 3 बड़े ऐसे अवसर थे जब भारत सिंधु जल समझौते से जाने वाला पानी पाकिस्तान को बंद कर सकता था।
अब यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या सिंधु जल समझौते को खारिज कर देना आसान है? क्या पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को बंद कर देना भी आसान है? क्योंकि पूरी संभावना यह है कि इसके बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोना पीटना शुरू कर देगा। लेकिन किसी भी देश के संसाधन पर दूसरे देश का अधिकार तभी होता है जब उस देश का व्यवहार दोस्ताना हो। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता आतंक फैलाने वाले देश को पानी देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। नदियों के पानी पर नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी पर भारत का अधिकार है। भारत उन्हीं परिस्थितियों में पाकिस्तान को पानी दे सकता है जब पाकिस्तान शुभचिंतक देश की तरह व्यवहार करे। अंतर्राष्ट्रीय संधि पर फैसलों की बात अगर हम करें तो अभी चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपने खिलाफ फैसले को नहीं माना। हालांकि पानी को रोकने की एक व्यवहारिक परेशानी यह भी है कि अगर पानी को रोका भी गया तो क्या हम श्रीनगर, जम्मू और पंजाब के शहरों में बाढ़ से बचने के लिए तैयार हैं? लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि अगर भारत सिंधु, झेलम और चिनाब पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बांध बना दे और कुछ पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान घुटने टेक देगा और घुटने टेकने पर मजबूर होगा। सिर्फ पानी ही नहीं, क्रिकेट से लेकर कलाकार तक और पानी से लेकर व्यापार तक सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की हर तरफ से घेराबंदी करना बहुत जरूरी है? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी हरकतों को छोड़ेगा नहीं, और अगर पाकिस्तान इसे नहीं छोड़ सकता तो हमें फिर पाकिस्तान को पूरी तरह से छोड़ देने में हिचक क्यों है? क्या पाकिस्तान को असली हथियारों से ज्यादा उन हथियारों से सबक सिखाने की जरूरत है जिसके जख्म दिखते तो नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द बहुत देते हैं? क्रिकेट हो या फिर कलाकार हो, या व्यापार हो या फिर पानी वाला प्यार हो, क्या अब पाकिस्तान का हुक्का पानी हर तरफ से बंद करने की जरूरत है? 2 कदम भारत तत्काल उठा सकता है। एक है इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर देना, मतलब उसको निरस्त कर देना। और दूसरी बात है कि एक मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट होता है, तो मैंने कहा MFN ट्रीटमेंट वापस ले लो, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दो और उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान कहाँ जाता है, क्या करता है। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने की बात हो रही है। पाकिस्तान ने तो कभी भारत को यह दर्जा दिया नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हम क्यों पाकिस्तान पर व्यापार वाला प्यार दिखा रहे हैं? देखिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड के जो समझौते हैं, ट्रेड रूट है, उसको भी समय समय पे हम समीक्षा करते रहते हैं। BSF से भी हम इनपुट लेते हैं, होम मिनिस्ट्री से भी हम इनपुट लेते हैं, और जिस तरह के इनपुट होम मिनिस्ट्री से, BSF से आएंगे उसके अनुरूप हमारे मिनिस्ट्री में भी इस संबंध में विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। आर्थिक घेरेबंदी के साथ पाकिस्तान को अब दूसरे झटके देना भी जरूरी है। इसमें क्रिकेट और क्रिकेट के पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ वैसे भी भारत क्रिकेट तभी खेलता है जब ICC का कोई टूर्नामेंट हो। पाकिस्तान के उन कलाकारों पर भी उठ रहे हैं जो भारतीय फिल्म उद्योग में आकर नाम, शोहरत और पैसा उद्योग के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तानियों को यहाँ पर उड़ी हमले के बाद भारत की जनता में बेहद गुस्सा है। वो पाकिस्तान की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहते, और जिस तरह का पाकिस्तान का रवैया है वो इस गुस्से को और बढ़ा रहा है। मुंबई से विद्या और मयूरेश गणपति के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। और खबरदार में अब हम चीन और पाकिस्तान के दिलो दिमाग में तूफान मचा देने वाली राफेल डील को डिकोड करेंगे, जिसके फाइनल होते ही इंडियन एयरफोर्स को राफेल फाइटर जेट्स की आसमानी शक्ति मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। साल 2011 में हमारे संवाददाता शिव अरूर ने पहली बार राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, और उसके बारे में तो हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको आज फाइनल हुई राफेल डील की डिटेल्स बता देते हैं। भारत और फ्रांस ने आज 9 साल से अटकी राफेल फाइटर जेट्स डील पर साइन कर दिए हैं। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और फ्रांस की तरफ से वहां के डिफेंस मिनिस्टर जीन वेस्ली ड्रायन ने डील पर दस्तखत किए। इस डील को साइन करने के लिए फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर खास तौर से भारत आए थे। डील साइन किए जाने के दौरान फ्रांस की डसॉ एविएशन कंपनी के CEOs भी मौजूद थे। राफेल जेट्स को डसॉ एविएशन ही बनाती है। फ्रांस के साथ
राफेल फाइटर जेट्स डील को इंडियन एयरफोर्स की अब तक की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है। इस डील के जरिए फ्रांस भारत को 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान देगा। भारत को राफेल फाइटर जेट की सप्लाई 36 महीनों बाद यानी कि साल 2019 से शुरू होगी। डील के तहत फ्रांस अगले 55 महीनों में 36 राफेल फाइटर जेट्स हमें दे देगा। इस डील की कुल कीमत, यही राफेल है जो गुजर कर गया अभी हमारे सामने से, इस डील की कुल कीमत होगी 7.87 बिलियन यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए। इसमें से 3.4 बिलियन यूरो यानी करीब 25,400 करोड़ रुपए 36 राफेल फाइटर जेट्स की कीमत है। डील की बाकी रकम यानी करीब 33,600 करोड़ रुपए राफेल में लगे वेपन्स, ट्रेनिंग और 10 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत को हथियारों समेत एक राफेल फाइटर जेट करीब 1,600 करोड़ रुपए में पड़ेगा। पूरे एशिया में कतर के बाद हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास राफेल फाइटर जेट की शक्ति अब होगी। राफेल फाइटर जेट के मुकाबले के फाइटर जेट्स चीन के पास भी नहीं हैं और इसीलिए राफेल डील को मील का पत्थर बताया जा रहा है। इस डील के बारे में भी हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप राफेल फाइटर जेट्स का शक्ति प्रदर्शन देखिए। आज तक ऐसा पहला चैनल है जिसने साल 2011 में बेंगलुरु में हुए एरो शो में राफेल फाइटर जेट में बैठकर उड़ान भरी थी। ये जो हवाई जहाज है, ये राफेल फाइटर जेट की ताकत है जिसके आगे चीन और पाकिस्तान के दुश्मन मंसूबे आसमान में ही ध्वस्त हो जाएंगे। आज तक संवाददाता शिवरूर पहले भारतीय जर्नलिस्ट थे जिन्होंने साल 2011 में बैंगलोर में एयर शो में न सिर्फ राफेल फाइटर जेट को बेहद नजदीक से परखा था बल्कि उसमें बैठकर उड़ान भी भरी थी। ये है वायुसेना का सबसे बड़ा सौदा, $12 बिलियन 126 फाइटर का कंपटीशन। 6 एयरक्राफ्ट का कंपटीशन है ये और उन 6 में से एक एयरक्राफ्ट है राफेल जो हम अभी टेस्ट फ्लाई करेंगे। आज भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की डील पर साइन हुआ, लेकिन आज तक ने 5 साल पहले राफेल फाइटर जेट की ताकत का जायजा लिया था। पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, चीन के पास भी इसकी टक्कर का कोई फाइटर जेट नहीं है। राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से उड़ान भर सकता है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। राफेल की मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक की है। हवा में ईंधन भरने के बाद करीब 10 घंटे तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में आतंकवादी अड्डों पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर और काबिल फाइटर जेट होंगे जो हाईटेक हथियारों से लैस होंगे और जिन्हें हर तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। राफेल फाइटर जेट में मीटियोर मिसाइल्स हैं जो 150 किलोमीटर की रेंज में टारगेट कर सकती हैं। हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसमें एक साथ 6 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। राफेल करीब 55,000 फीट की ऊंचाई से भी टारगेट पर बम गिरा सकता है। राफेल में लगी गन 1 मिनट में 125 राउंड फायर कर सकती है और तो और राफेल परमाणु मिसाइलें भी लॉन्च कर सकता है। एक बार में 24,500 किलो वॉरहेड उठाकर ले जाने की क्षमता वाला राफेल बॉर्डर पार किए बिना पाकिस्तान और चीन में तबाही मचा सकता है। यानी राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को अभूतपूर्व ताकत देने की काबिलियत रखता है।
राफेल दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शुमार है। राफेल फाइटर जेट जब इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगे तो इंडियन एयरफोर्स पूरे बॉर्डर एरिया में कहीं भी पाकिस्तानी सीमा में घुसे बिना पाकिस्तानी टारगेट पर अटैक कर सकेगी। लगभग एक दशक बाद भारत और फ्रांस ने राफेल सौदे पर मुहर लगा दी। ये सौदा भारतीय वायुसेना को और मजबूत करेगा। ये लड़ाकू विमान दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए काफी हैं। यही वजह है कि भारत सरकार इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। कैमरा पर्सन मदन कुमार और मंजीत नेगी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। फ्रेंच भाषा में राफेल का मतलब होता है तूफान। नाम ही की तरह राफेल की विशेषताएं भी तूफानी हैं। राफेल की खासियतों को जानने के बाद आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि राफेल फायदे का सौदा है। कितना फायदा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ एयरफोर्स की शक्ति और ताकत के लिहाज से ही नहीं बल्कि कीमत के लिहाज से भी फायदे का सौदा हमारे लिए साबित हुआ है। क्योंकि यूपीए सरकार के दौर में जब राफेल डील फेल हुई थी, उसके मुकाबले अभी की डील में करीब 75 करोड़ यूरो यानी करीब 5,601 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। करीब 1.5 साल पहले जब फ्रांस के राफेल की कीमत को लेकर बातचीत शुरू हुई थी तो उसने 36 राफेल की कीमत 12 बिलियन यूरो बताई थी। जिसके बाद जनवरी 2016 में दोबारा बात हुई तो कीमत 8.6 बिलियन यूरो पर आकर टिकी। अप्रैल में फाइनल हुई डील में 36 राफेल फाइटर जेट की कीमत 7.87 बिलियन यूरो तय हुई। राफेल डील ऐसे वक्त में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है। इस टेंशन के बीच राफेल डील ने पहले से ही डरे पाकिस्तान को और भी ज्यादा डरा दिया है। भारत ने 20 साल बाद किसी देश से फाइटर जेट्स की डील की है। राफेल एयरफोर्स के मिग विमानों की जगह लेंगे। राफेल डील के जरिए इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की कमी भरने में भी मदद मिलेगी। भारत को चीन और पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं, लेकिन इस वक्त इंडियन फोर्स के पास फाइटर जेट्स की सिर्फ 32 स्क्वाड्रन हैं। साल 2020 तक पुराने पड़ चुके मिग 21 और मिग 27 विमानों की 14 स्क्वाड्रन भी रिटायर हो जाएंगी। ऐसे में राफेल डील के जरिए फाइटर जेट्स की कमी से जूझती इंडियन एयरफोर्स को ऐसी नई शक्ति ताकत मिलेगी जिसके बारे में सोचना तक चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बलूचिस्तान में जुल्म पर पाकिस्तान घिर गया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान जुल्म नहीं रोकता है तो उस पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के उपाध्यक्ष रिचर्ड जानरिकी ने जेनेवा में ये बात कही है और साफ तौर पर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को यह धमकी दी है कि बलूचिस्तान पर अत्याचार आप बंद कीजिए और अगर अत्याचार ये बंद नहीं होते हैं तो राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध आप पर लगा दिया जाएगा। अगर ये अत्याचार आप बंद नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ी खबर। यूरोपीय यूनियन यूरोप के 28 देशों का राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इस बुलेटिन में खबरदार में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।